तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी हाइजेनिक मिल्क है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइजेनिक मिल्क वो तो खत्म हो गया है ना। उसमें तुम लोग क्या है हाइजेनिक मिल्क का डेफिनेशन पढ़े थे, फिर तुम लोग उसमें उसका कॉजेस जाने थे कि क्या क्या वैसा फैक्टर है जो कि हाइजेनिक मिल्क के प्रोडक्शन मतलब वो फैक्टर जो कि क्लीन मिल्क के प्रोडक्शन को खराब करता है, मिल्क की वो मिल्क में कंटामिनेशन लाता है, इधर वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो या डस्ट हो या डर्ट हो या मैन्योर हो या, और उसका सारा मेजर तुम लोग पढ़े थे कि कैसे कैसे हम किस लेवल से, यानी कि फ्रॉम द पर्सनल लेवल से लेके हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल तक हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब तुम्हें जानना है माइक्रोबायोलॉजी जो जो हमारे जो बॉडी के जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जानना है, और कुछ एक आधा का तुम्हें स्पेशल कैरेक्टर भी पढ़ना है। तो इसमें तो ज्यादातर तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके पहले वाले क्लास में कि जो बैक्टीरिया है वो उसका जो क्लासिफिकेशन है उसके क्लासिफिकेशन को हम उसके शेप के आधार पे, साइज एंड सेल के अरेंजमेंट के आधार पे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड उसके फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट ये नेक्स्ट स्लाइड बढ़ने से पहले हम तुम लोग से पूछना चाहेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइज बैक्टीरिया को हम लोग कैसे डिवाइड, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक बताओ, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले क्लास में हो चुका है। बताओ, अभी जस्ट तुम्हारा खत्म हुआ है। एनीवन, अनामिका, प्रशांत, इशू, कोई भी बोलो, अनम्यूट करो। कौन बोलेगा, जो भी बोलेगा वो हाथ रेज करे और अनम्यूट करे अपने आप को। यस मैम, स्फेरिकल शेप का था वो कोकाई था मैम, और जो रॉड शेप का था वो बेसिलियस था। हाँ, ये तो नॉर्मल हो गया कि जो कोकाई है वो स्फेरिकल शेप, जो स्फेरिकल शेप होता है, रॉड शेप को हम लोग बेसिलाई कहते हैं। इसके अलावा एक आधा और बोलो। प्रतीक्षा भी हाथ रेज की है। ओके, प्रतीक्षा अनम्यूट करके बता सकती हो, बोलो। यस मैम। मैम, हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर के बेसिस पे, थर्मोफिलिक, साइक्रोट्रॉपिक। शेप, साइज एंड अरेंजमेंट के आधार पे बताओ। टेम्परेचर तो नेक्स्ट है, पहले शेप, साइज एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बताओ सिंपल जो उसका क्लासिफिकेशन था। मैम, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, फिर विब्रियो शेप। ठीक है, उसमें सीधा ब्रॉड था कि तुम अगर जो राउंड शेप रहे तो उसको हम लोग कोकस बोलेंगे, एक को कोकस बोलेंगे, और जो प्लूरल होगा तो उसको कोकाई बोलेंगे, और अगर वो रॉड शेप है तो उसको हम लोग बेसिलस बोलेंगे। अब अगर जो हमारा राउंड शेप है अगर चेन में है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे, अगर वो क्लस्टर में है, ग्रेप लाइक अरेंजमेंट में है, टेट्राड ऑफ द सेल है तो उसको स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे, अगर वो स्क्रू टाइप है तो उसको विब्रियो बोलेंगे। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पिछले क्लास में हो चुका है, राइट। इसी तरह टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताओ, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या क्या है बताओ। ये सब क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, नेक्स्ट स्लाइड में यही सब है, तो हम जानना चाहते हैं कि तुम लोग कितना जानते हो। मैम, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है साइकोफाइल 0 से 15 डिग्री, मेसोफाइल, बोलो बोलो। साइकोफाइल, ओके, थर्मोफाइल, हेट्रोफाइल, थर्मोफाइल, मेसोफाइल, ओके, थर्मोफाइल एंड थर्मोट्रॉप्स, ये सारे हैं, राइट। और उनका टेम्परेचर उसी तरह ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग एनारोबिक मैम, एनारोबिक, माइक्रो एरोबिक है ना, एरो टॉलरेंट भी था, एरो टॉलरेंट। हाँ, यानी तुम लोग को अच्छे से याद है, तो ये चैप्टर तो बस यूं ही ऐसे ही एकदम टिप्स में याद हो जाएगा। और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग तुम लोग नहीं पढ़े होगे, बट हेट्रो फर्मेंटर, होमो फर्मेंटर, इन सब का तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि भाई फर्मेंटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिवाइड करते हैं कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होमो फर्मेंटर होते हैं, कुछ हेट्रो फर्मेंटर होते हैं, राइट। होमो फर्मेंटर जो है वो सिर्फ लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, एंड हेट्रो फर्मेंटर जो है वो लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इथेनॉल वगैरह भी बनाता है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसमें तुम लोग आधा और मतलब 90% तुम लोग जानते हो, फिर भी क्योंकि चैप्टर में है और सिलेबस में है तो इसको एक बार हम करेंगे, राइट।
सो शेप साइज एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे तुम लोगों ने बताया कि जो राउंड शेप होगा उसको हम लोग कोकाई बोलेंगे, जो रॉड शेप होगा उसको हम लोग बैसिलस बोलेंगे, जो कॉमा शेप होगा उसको हम लोग, जो स्पाइरल शेप होगा उसको स्पाइरलम बोलेंगे, जो कॉमा शेप होगा उसको हम लोग विब्रियो बोलेंगे, और एक अलग स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोचीट, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। अब जो कोकाई है, जो स्पाइरोचीट का कुछ उसका कुछ अलग फीचर्स भी है, उसके ऊपर एक सिद्ध पाया जाता है, तो इसीलिए उसको स्पाइरोचीट बोला जाता है। ये भी हम पिछले जो हमारा सेमेस्टर था उसमें हम डील कर चुके हैं। कोकाई के अकॉर्डिंग अगर वो दो सेल में रहा, मतलब कि दो सेल अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको हम लोग डिप्लोकोकाई बोलेंगे। अगर एक चेन के रूप में है तो उसको हम लोग स्टेप्टोकोकाई बोलेंगे। अगर वो टेट्राड के रूप में चार बनाए, दो ऊपर दो नीचे बनाए, तो वो तुम्हारा टेट्राड है। और मतलब कि उसका एग्जांपल एक सार्सिना बैक्टीरिया है। एंड स्टेफाइलो अगर वो क्लस्टर के रूप में है, ग्रेप के रूप में है, तो दैट इज नोन एज द स्टाइलोकोकस। आने पे हैंग होता है फिर तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हें बता देगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बैक्टीरिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि जो डिफरेंट शेप एंड साइज है वो बैक्टीरिया ही करता है। जो फंजाई है उसका कोई अरेंजमेंट ऐसा सेल का नहीं होता है, बैक्टीरिया के साइज एंड शेप में थोड़ा वेरिएशन होता है। सो दिस इज कोकाई रॉड शेप एंड एक डिप्लोकोकाई है, दो में है, और ये चेन में है, तो यू कैन सी दैट दिस इज स्ट्रेप्टोकोकाई। अब जो डिप्लोकोकाई है अगर वो इंकैप्सुलेटेड रहा तो उसको हम लोग न्यूमोकोकस बोलते हैं ना, न्यूमोकोकस यानी कि उसका सेल जो है वो तुम्हारा कोकाई, और यू कैन सी हियर दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ टू सेल, दैट इज डिप्लोकोकाई। सार्सिना है यानी ये टेट्राड, ये देख सकते हो दो ऊपर दो नीचे है, तो ये टेट्राड के शेप में है, तो दैट इज नोन एज द सार्सिना। एंड स्टेफाइलोकोकस जब जो सेल है अगर वो एक बंच में बनाते हैं तो that is known as the staphylococcus. This is tetrad of cell, that is tetrad like arrangement. Now अगर कुछ जो बैक्टीरिया, अगर कुछ बैक्टीरिया जो तो कोकोबैसिलस, दैट मींस कि समवॉट वो उनको हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोकाई एंड बैसिलस, तो ये थोड़ा सा एकदम बिल्कुल स्क्वायर शेप नहीं होंगे, ये थोड़ा सा ओवल शेप होंगे। एंड दिस इज बैसिलस दैट इज रॉड शेप, दो में होंगे तो डिप्लोबैसिलाई, और अगर चेन में होंगे तो स्टेप्टोबैसिलाई। एंड दिस इज द पैलिसेड अरेंजमेंट, जिसमें कि एक पैरेलल अरेंजमेंट होता है जिसको कि हम लोग पैलिसेड अरेंजमेंट बोलते हैं। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो बडिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि इस तरह से उनमें स्टॉक वगैरह का जो बेस्ट एग्जांपल है कोलोबैक्टर, दैट इज नोन एज द बडिंग बैक्टीरिया, एंड एपेंडिसेस बैक्टीरिया दैट हैव स्टॉक। एंड अदर को हम लोग जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो तो रॉड शेप में होते हैं, लार्ज रॉड में, दैट इज नोन एज जो बैक्टीरियम कुछ जो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज विब्रियो कॉलरी, जो कि तुम्हारा कॉलरा कॉज करता है, दैट एंड द शेप इज द कॉमा शेप। एंड कुछ जो बैक्टीरिया होता है बिल्कुल कॉमा शेप होता है, दैट इज द विब्रियो। क्लब शेप बैक्टीरिया भी होता है, दैट इज द एग्जांपल इज द कोराइनिबैक्टीरियम। हेलिकल बैक्टीरिया भी होता है, एग्जांपल इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एंड कुछ जो होते हैं वो कॉर्कस्क्रू टाइप में होता है, मतलब स्क्रू जैसा होता है उस टाइप का भी होता है। एंड इज नोन एज द बोरोला बर्गोर्फी फिलामेंटस। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिलामेंटस से भी होते हैं, एंड फिलामेंटस बैक्टीरिया एज यू नो इज actinomycetes filamentous bacteria and spirochetes. You can see the instruction of the spirochete, उसके ऊपर कुछ एक सिक्त जैसा होता है और उसको हम लोग spirochetes कहते हैं। एक बार ज्वाइन कर लिया करो, अब हम किसी को एंट्री नहीं देंगे, बीच बीच में ना ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। सो अनदर क्लासिफिकेशन, ये सब ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पिछले क्लास में था। और ऐसा कुछ, हाँ बोलो। मतलब बैक्टीरिया जो है मतलब खास सेल्स में मतलब वाइन करता है मैम, क्या करता है? क्वेश्चन क्लियर पूछो। इशू बोलो क्या पूछ रहे थे? इशू मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैम। हेलो, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही। शिवम, प्रतीक्षा,
मैम आ रहा है मैम, आपका आवाज आवाज आ रही है मैम आपका? आ जा रही है मैम। आपकी भी आवाज आ रही है, तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। क्या पूछना है तुमको? हेलो। शुभ बोलो, पूछो, कुछ पूछ रहे थे तुम। चलो लास्ट में फिर डिस्कस करेंगे। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, एंड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर द बैक्टीरिया कैन बी मेसोफिलिक, साइक्रोफिलिक और साइक्रोट्रॉपिक, थर्मोफिलिक और थर्मोड्यूरिक। एंड मेसोफिलिक, एज यू ऑल नो, दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, दैट टेम्परेचर इज द मेसोफिलिक टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर लाइज बिटवीन 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ऑप्टिमम इसको हम लोग बोल सकते हैं लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया सर्वाइव करे, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी इस टेम्परेचर पे सर्वाइव करे, उसको हम लोग मेसोफिलिक बोलते हैं। एंड जो कॉमनेस्ट जो बैक्टीरिया जो कि ई कोलाई है, इसके अलावा जो भी कॉमन बैक्टीरिया है वो मोस्टली जो है वो मेसोफिलिक होता है। साइक्रोफिलिक यहाँ पे साइक्रोट्रॉपिक दिया हुआ, बट साइक्रोफिलिक से ही साइक्रोट्रॉपिक जो है इमर्ज किया हुआ है, और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में साइक्रोट्रॉपिक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और तुम लोगों से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, पिछले साल भी पूछा गया था कि ये मेसोफिलिक, साइक्रोफिलिक, साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं। ये सारे बेसिक्स चीज हैं, और इनको सिलेबस में हो नहीं हो, तुमको जब ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है तो हर बार तुम्हारे सिलेबस में अपीयर नहीं होगा, है ना, एक सेमेस्टर में। और ये बेसिक चीज है, ये हर जगह आ रहा है, तो इसको अलग से तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर देने की भी जरूरत नहीं है। So साइक्रोफिलिक is those bacteria which survive at very low temperature, है ना, 0 से के बिलो जो सर्वाइव करेगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सर्वाइव करता है उसको हम लोग साइक्रोफिलिक कहते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइक्रोट्रॉपिक एंड साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया इज दैट कि साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करता है ना, वो कोल्ड लविंग होता है, मतलब वो लो टेम्परेचर पे है ना। बट अगर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर उसकी डिवीजन चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे, या वो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जो हमारा मेसोफिलिक रेंज का टेम्परेचर है वो चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। बट वो ग्रो कर सकता है, वो उसको सर्वाइव कर सकता है एट और बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड। उस टेम्परेचर पे वो अपने आप को डिवाइड नहीं करता है, बट वो जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही मेसोफिलिक टेम्परेचर आएगा उस पे उसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से ये साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है वो मोस्टली स्पॉइल होता है दिस साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया से। क्योंकि हम लोग तो एज्यूम करते हैं कि हमने उसको ठंडे में रख दिया, लो टेम्परेचर पे हमने रख दिया, तो जो बैक्टीरिया है दैट विल बी अरेस्टेड एंड दैट कांट spoil your food. But no, whenever you take out of your food at this temperature, at mesophilic temperature, that psychotropic bacteria prevail there, and that is able to spoil your microbial products, dairy products or any products. And the example of that psychotropic bacteria is Pseudomonas and alkalizens. These are the bacteria which can survive at low temperature and can that have optimum temperature of 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो थर्मोफिलिक होते हैं, नाम से जाइए, फिलिक का मतलब ही है कि लविंग। अगर वो हाई टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया है, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 से अबव जो भी उसका टेम्परेचर है, दैट बैक्टीरिया इज नोन एज द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। एंड इसमें तुम्हारा बैसिलस, स्टीरियोथर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, दीज आर द बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को हम लोग जो एक इंडेक्स के रूप में रखते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया नहीं है उस प्रोडक्ट में, तो हम मानते हैं कि हमने जिस भी प्रोडक्ट को पास्चराइज किया या उस टेम्परेचर पे हमने ग्रो किया, तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग चेक करते हैं। इधर वो बैसिलस हो, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस इज द वन नेम। ये इसका एक कंप्लीट ये जीनस है, एक कंप्लीट ये एक बैक्टीरिया है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, जो कि तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। एंड पहले इस बैक्टीरिया को हम लोग एक इंडेक्स बैक्टीरिया के रूप में जानते थे, यानी कि हमने मिल्क को ट्रीट किया, मिल्क को गर्म किया, और उसके बाद हम इस बैक्टीरिया को चेक करते थे कि अगर ये बैक्टीरिया नहीं है, दैट मीन्स कि योर प्रोडक्ट इज सेफ एंड योर प्रोडक्ट इज कंप्लीटली पास्चराइज एंड अच्छे से वो पास्चराइज हुआ।
कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक वाइज, जैसे हम लोगों ने साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया बोला, उसी तरह थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया भी होते हैं कि वो बैक्टीरिया जो कि कैपेबल ऑफ विथड्रॉन पास्चराइजेशन टेम्परेचर यानी 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम 30 मिनट तक किसी प्रोडक्ट को गर्म करते हैं तो वो उस टेम्परेचर को भी वो विड्रॉ कर सकता है, उस टेम्परेचर को भी वो टॉलरेट कर सकता है ना। लेकिन उनका जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है दैट इज 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। So you can see here the difference between the thermophilic and thermoduric bacteria. That thermophilic bacteria have a optimum growth temperature above 55 degree centigrade, above 45 degree centigrade, or above 50 or above 55. That all bacteria come into the thermophilic categories. But in the thermoduric bacteria, that bacteria is capable, मतलब कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर लेगा, वो जिंदा रहेगा 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन उसका जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए 35 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। उसी तरह जैसे तुम्हारा साइक्रोफिलिक एंड साइकोट्रोपिक में डिफरेंस था कि भाई साइक्रोफिलिक लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, उसका ग्रोथ ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उसका 0 एंड बिलो 0 है, लेकिन जो हमारा साइकोट्रोपिक है ऑल्दो वो 0 पे भी सर्वाइव कर सकता है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बिलो भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो मल्टीप्लाई करेगा। उसी तरह थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया वो कैपेबल तो होगा ग्रो करने पे, मतलब कि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव वो जिंदा रहेगा, लेकिन अगर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो बैक्टीरिया जो होगा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो मल्टीप्लाई करेगा। So that example, the best example is Micrococcus varians. Now the classification based on oxygen requirement, सभी किसी को याद रहना चाहिए कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है दैट इज अबाउट 21%, दैट is known as the bacteria. That bacteria is known as the aerobic bacteria. And the example is एक दो कम से कम एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे एग्जाम्पल्स भी पूछता है। तो Bacillus is the aerobic bacteria and अदर और भी बैक्टीरिया हैं जो कि एरोबिक बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ के लिए तुम्हें एरोबिक कंडीशन चाहिए होता है। Lactobacillus, Lactococcus, these all are the aerobic bacteria also and anaerobic too because they can ferment your milk product also. एंड एनारोबिक बैक्टीरिया देखो कुछ ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया जो होगा वो स्ट्रिक्टली एरोबिक ही होगा या स्ट्रिक्टली एनारोबिक भी होगा। कई बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको कि अपने ग्रोथ के लिए इनिशियली उसको एरोबिक कंडीशन चाहिए होता है, बट अगर उसको अपना मेटाबॉलिज्म करना हो, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह करना हो, तो उसको वो एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाईली एनारोबिक होते हैं, मीन्स कि अगर उनको तुमने ऑक्सीजन दे दिया तो दैट विल किल, वो मर जाएंगे, वो उनके लिए एक डेड कंडीशन होगा। और ऐसा इसलिए होता है, हम ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि व्हाई सम बैक्टीरिया आर एरोबिक एंड सम बैक्टीरिया आर अनएरोबिक, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले के क्लास में इसके जस्ट पहले वाले ग्रोथ टेम्परेचर ग्रोथ कंडीशन में बताया था, ग्रोथ का जो चैप्टर था उसमें बताया था कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये दो एंजाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दैट इज कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। यही दो एंजाइम जो होता है वो जो ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो हार्मफुल ऑक्सीजन बनता है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल बनता है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, उसको वो ब्रेक करके अल्टीमेटली नलीफाई कर देता है, जिसके कारण कि उस जो हार्मफुल मेटाबोलाइट्स है उसका इफेक्ट बैक्टीरिया पे नहीं पड़ता है। तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की कंडीशन में क्यों मर जाता है? क्योंकि उनके पास ये कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं होता, और ये एंजाइम नहीं होता इसीलिए जो भी तुम्हारा ऑक्सीजन रेडिकल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेडिकल बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल बनता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑक्सीजन, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता है एनारोबिक बैक्टीरिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस टू एंजाइम, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी होता है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया में होता है, लेकिन एनारोबिक में सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज तो होता है बट दीज टू एंजाइम्स आर एब्सेंट, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम्स आर एब्सेंट। दैट्स व्हाई दीज बैक्टीरिया डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाईली टॉलरेंट होते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीजन के लेवल को टॉलरेट कर सकते हैं, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ उनमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है तो वो इसी तरह अपने आप को बचा लेते हैं। एंड दैट कैटेगरी इज क्लोस्ट्राइडियम परफिडेंस। ये जो बैक्टीरिया होता है वो हाईली टॉलरेंट होता है, अगर तुमने उसको ऑक्सीजन कंडीशन दे भी दिया तो वो बहुत दिन तक सर्वाइव करता है।
और कुछ जो जैसे क्लोस्ट्राइडियम टिटेनियम तुमने देखा कि एक ही बैक्टीरिया बट उसके जो डिफरेंट जो स्ट्रेन है दैट वेरिएशन इज देयर इन देयर ऑक्सीजन टॉलरेंस। अब फैकल्टेटिव, जब मैंने तुम्हें बताया कि फैकल्टेटिव को याद करने का एक ही फंडा है कि जहां फैकल्टेटिव के आगे अगर एरोबिक लगा हुआ है तो वो मान लो कि वो नॉर्मली एनारोबिक है। अगर फैकल्टेटिव एनारोबिक रखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि वो नॉर्मली एरोबिक है। लेकिन फैकल्टेटिव कहने का मतलब कि उसके पास चॉइस है कि वो दोनों लाइफ जी सकता है, वो वेदर एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक कंडीशन भी हो सकता है। लेकिन अगर फैकल्टेटिव एरोबिक है, इसका मतलब कि वो बेसिकली एनारोबिक है, लेकिन अगर तुमने एरोबिक कंडीशन उसको दिया तो वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो उसके पास वो मेटाबॉलिज्म है, वो एंजाइम है जिसके कारण कि वो उस कंडीशन को बचा सकता है। अगर फैकल्टेटिव एनारोबिक है दैट मींस कि वो हाईली एरोबिक है, लेकिन अगर तुमने उसको एनारोबिक कंडीशन दिया तब भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो दैट कैटेगरी इज नोन एज फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव सिंपल एक ब्रॉड टर्म है। इस फैकल्टेटिव को तुम पैरासाइट में भी लगा सकते हो, इस फैकल्टेटिव को तुम फोटोसिंथेसिस में भी लगा सकते हो। अगर हमने फैकल्टेटिव पैरासाइट बोला दैट मींस कि वो जो है वो बेसिकली सैप्रोफाइट है ना। फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट मींस हो गया कि एकदम स्ट्रिक्टली, अगर ऑब्लिगेट एरोबिक है तो वो स्ट्रिक्टली एरोबिक है, लेकिन अगर फैकल्टेटिव तुमने डाल दिया इसका मतलब कि उसमें कुछ मॉड्यूलेशन की संभावना है। और इस फैकल्टेटिव टर्म को मैंने पिछले क्लास में काफी अच्छे से एलेबोरेट किया था, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम लोगों को घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछूं कि डिफाइन फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया, डिफाइन फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, या डिफाइन फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, तो तुम्हें आंसर अच्छे से देना होगा। बिकॉज अगर कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पे अभी पूछ लो तुम लोग, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक बाद में नहीं बोला कि मैम फैकल्टेटिव समझ नहीं आया और ये, ठीक है? अब आ गया जो तुम्हारा अनदर कैटेगरी है माइक्रो एरोफिलिक। तुम लोग को याद होगा मैंने ग्रोथ का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें तुम लोगों को टेस्ट ट्यूब से दिखाया था कि ये टेस्ट ट्यूब का कंडीशन है। टेस्ट ट्यूब में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि ये वेदर एरोबिक है, एनारोबिक है, फैकल्टेटिव है, माइक्रो एरोबिक। मैंने बताया था कि अगर टॉप पे है तो वो एरोबिक है क्योंकि उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो वो टॉप पे है। अगर कंप्लीटली बॉटम में है दैट मींस कि वो स्ट्रिक्टली एनारोबिक है। अगर वो फैकल्टेटिव एरोबिक है दैट मींस कि वो ना कुछ कुछ बीच में आएगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, नहीं भी चाहिए, दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया मींस कि उसको बहुत कम लेवल, यानी कि नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो एरोबिक कंडीशन में होता है उसको 21% कंसंट्रेशन चाहिए होता है ऑक्सीजन की, बट इन माइक्रो एरोबिक aerophilic condition they require only a small amount, that is 1 to 1.5% of oxygen level. And इसमें जो एग्जांपल होगा कंपाइलोबैक्टर जर्जनी है। और मिड में हो सकता है कि हम एग्जांपल पूछे तो एक आधा एग्जांपल तो जरूर याद कर लेना हर बैक्टीरिया का, हर कैटेगरी का, ठीक है? Now another category is physiological grouping, और इसमें जो है वो एसिड प्रोड्यूसर आएंगे। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं होमोफर्मेंटर होते हैं, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोफर्मेंटर होते हैं। एंड इसको तुम लोग लैब में भी देखोगे कि जो लैक्टोज फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग वाटर के एनालिसिस में भी वेदर बैक्टीरिया वाटर जो है वो पॉल्यूशन फ्री है, वेदर जो कंटामिनेटेड है, वेदर वो कैसा पीने लायक पानी है कि नहीं है, ये हम जो लैक्टोज फर्मेंटेटिंग बैक्टीरिया होता है इसको हम लोग वहां भी यूज करते हैं, ठीक है? सो बट इन तुम्हारे जो स्टार्टर कल्चर जो नेक्स्ट सेमेस्टर में शुरू होगा उसमें ये लैक्टो होमोफर्मेंटर एंड हेटेरोफर्मेंटर का कांसेप्ट बहुत आएगा, है ना? होमोफर्मेंटर आर दोज काइंड ऑफ बैक्टीरिया which can ferment lactose to only lactic acid, उसके अलावा वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और इसमें तुम्हारा लैक्टोकोकस एंड फ्यू लैक्टोबैसिली आते हैं। बट हेटेरोफर्मेंटर बैक्टीरिया वो होता है जिसमें कि वो लैक्टिक एसिड भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एसिटेट एंड सम अदर भी, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसको एक फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो मोस्टली जो तुम्हारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना उस कैटेगरी में आते हैं, जैसे ल्यूकोनोस्टिक बैक्टीरिया, ये तुम्हारा लैक्टिक एसिड भी बनाता है एंड कुछ फ्लोवर डाइस्टाइल इथाइलेमिन का भी प्रोडक्शन करता है जो कि तुम्हें कर्ड में एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर प्रोवाइड करता है। सो दैट कैटेगरी इज नोन एज द हेटेरोफर्मेंटर। Now there are other categories like gas producer, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम लैक्टोज, एन एग्जांपल इज ई कोलाई ईस्टर्न क्लोस्ट्राइडियम। एंड जैसा मैंने बताया कि इन सारे बैक्टीरिया को तुम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है गैस प्रोडक्शन का और ये जो कैरेक्टर है लैक्टोज को फर्मेंट करने का, इन सारे कैरेक्टर को हम लोग आगे की क्लास में
वाटर के एनालिसिस में यूज करेंगे, इनोवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, जो तुम्हारा फीकल मैटर, जो वाटर आता है जिसमें फीकल कंटामिनेंट्स हो, उसमें हम लोग ई कोलाई को चेक करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। The another bacteria is proteolytic, as its name indicate. That means proteolytic. That means the bacteria who can degrade the milk protein into soluble components by an enzyme known as the proteinase or protease. And the best example is Bacillus and Pseudomonas. And इन सारे बैक्टीरिया को हम लोग कमर्शियली भी कई तरह के प्रोटीन बनाने के लिए यूज करते हैं। Lipolytic, as its name indicate, that attack milk fat by an enzyme. Enzyme is जो प्रोटीन पे अटैक करता है उसको हम लोग प्रोटीएज और प्रोटीनेज बोलते हैं, जो फैट पे करेगा उसको हम लोग लाइपेज बोलेंगे। एंड ऑब्वियसली द एंड प्रोडक्ट विल बी ग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। एग्जांपल इज Pseudomonas species, Achromobacter lipolyticum, Achromobacter lipolyticum मोल्ड्स, कई तरह के मोल्ड्स भी होते हैं जो कि लिपोलिटिक करते हैं। एंड एग्जांपल इज Geotrichum candidum, Penicillium roqueforti एक्सेट्रा। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इन सबको तुम लोग पढ़ोगे, जो हमारा जो डिफरेंट जो स्पॉइलेज होता है मिल्क प्रोडक्ट का, और जो एबनॉर्मल मिल्क एक चैप्टर है तुम्हारा इसी सिलेबस में, उसमें तुम लोग इन सारी चीजों को पढ़ोगे कि स्वीट कर्डिंग भी होता है, रॉकीनेस भी होता है, और वो क्यों होता है। सो स्वीट कर्डिंग इज नथिंग, जब मिल्क आता है और कई बार ऐसा होता है कि मिल्क आया और उसको बिना गर्म किए वो देखोगे कि वो कर्डल हो जाता है। मतलब जब हम उसको पीते होते हैं, मतलब अगर उसको तुम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखो तो वो ना कर्डल जैसा हो जाता है। या कई बार जब मिल्कमैन मिल्क लेके आता है तो उसके केन में ही मिल्क जो है वो कर्डल हो जाता है, बट उसमें उतना वो मिल्क जो होता है ना तो खट्टा लगता है और ना तो वो बहुत ज्यादा खराब लगता है। मतलब वो मिल्क जो है वो तुम्हें क्योंकि उसमें एसिड बहुत कम डेवलप किया रहता है, तो इसीलिए उसका जो टेस्ट आता है वो एक स्वीट की तरह आता है, स्वीट कर्डलिंग इसलिए उसको बोला जाता है। एंड ये इसको तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे, आगे सेपरेट चैप्टर है कि इसमें जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैसिलस सबटिलिस, सीरस एंड एंथ्रोपोकस लिक्विफेशियंस। और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो है ये तुम्हारे फार्म पे काफी पाया जाता है। तो उसी दौरान जैसे ही मिल्कमैन मिल्क निकालता है या काऊ से जब मिल्क निकलता है, या तब उसी टाइम, क्योंकि फार्म में ही ऑलरेडी ये सबटिलिस होता है, ये है एंड फॉर्म में ऑलरेडी ये नेचुरली पाया जाता है, तो वहां से उनका कंटामिनेशन हो जाता है। रॉपिनेस, जब मिल्क में एक रॉपी जैसा एक लार्ज जैसा विस्कोसिटी विस्कस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज नोन एज द रॉपिनेस। एंड इसमें ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गम एंड म्यूसिन्स, ऑब्वियसली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें कि कैप्सूल्स बनाने की कैपेसिटी होती है, वो बैक्टीरिया जो है वो गम एंड म्यूसिन्स इम्पार्ट करते हैं। एंड दैट इम्पार्ट the abnormal condition of milk that milk can't be drink, and उसमें जो उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे मिल्क को हम लोग नॉर्मल मिल्क भी नहीं रखेंगे। तो ये अलग चैप्टर है एबनॉर्मल मिल्क, जिसमें कि इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो उसी में तुम लोग पढ़ोगे कि भाई कुछ ऐसा होता है कि हम लोगों ने कुछ मिलाया भी नहीं हुआ हो और हमारा जो मिल्क है उसमें एक कुछ फ्लेवर जैसा आने लगता है। ठीक है, अब हम किसी को नहीं अलाउ करने वाले हैं, क्योंकि हमारा बीच में खत्म भी हो रहा है क्लास, उसके आने का कोई मतलब नहीं होता। क्लास खत्म हो रहा है और रात में तुम लोगों को लिंक चला जाता है, फिर भी तुम लोग को याद नहीं रहता। सो तुम्हारा अगर फ्रूटी फ्लेवर आता है मिल्क में, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि अगर फ्रूटी फ्लेवर है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम पूछा जाता है। तो Pseudomonas fresi is that microorganism which are responsible for the fruity flavor। कुछ जो है वो माल्टी मतलब माल्ट लाइक टेस्ट आता है, बार्ली लाइक टेस्ट आता है। and that microorganism responsible microorganism is Lactobacillus lactis, subspecies lactis। and obviously जो उसका बायो वैरायटी है वो मल्टीजेंस है। कुछ में फिशी स्मेल आता है, and that fishy smell is imparted by the Proteus Ichthyosmis। and कुछ अनक्लीन कंडीशन ई कोलाई, जो कि ई कोलाई क्योंकि फीकल कंटामिनेट्स होता है, अगर तुम्हारा वाटर सही नहीं हुआ और गंदी जगह से आया हो तो ऑब्वियसली वो जो है वो कुछ फिशी और गंदी स्मेल प्रोवाइड करेगा। कुछ जो बैक्टीरिया है उनमें येलो कलर आ जाता है, कुछ जो मिल्क है उसमें येलो कलर, तो दैट येलो कलर is Pseudomonas xantha, that microorganism responsible for
imparting yellow color to the milk is Pseudomonas syngenta, blue color Pseudomonas cyanogenes, green color Penicillium roqueforti, black color Pseudomonas nigrificans। हालांकि ये छोटा सा स्लाइड है, इसको देख के लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है आ चुका है। तो जो भी 3-4 तुम्हारे पास ये 4 हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना। येलो कलर में पूछा जा चुका है, ब्लू कलर पूछा जा चुका है, ठीक है। इस तरह फ्रूटी कलर, मल्टी कलर, ये 2 पूछा जा चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपना तैयारी रखना, किसी भी चीज को ये मत समझना कि इम्पोर्टेंट नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू योर डेयरी मिल्क। अब अगर कुछ किसी को पूछना है रिगार्डिंग दिस क्लास ओनली, देन वी कैन डिस्कस इट। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ बोलो मैम, थर्मोडूरिक बैक्टीरिया में विड्रॉ पास्चराइजेशन मींस क्या हुआ? विड्रॉ मींस टॉलरेट, है ना? यस मैम। ओके मैम। टॉलरेट कर सकता है, मतलब देखो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर तुमने देखा 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? ऑप्टिमम टेम्परेचर उतना है, मतलब ऑप्टिमम जैसे हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है बताओ? बताओ हम लोग किस टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं? 37 डिग्री। मेजोफिलिक कंडीशन है ना? Yes, 25 से हम लोग 25 से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग को लगता है कि हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों के जो बेस्ट टेम्परेचर है हम लोग 25, 27, 28 इसी पे हम लोग, क्योंकि घर में जब जाते हो गर्मी लगता है तो इसी को कितने पे रखते हो? 25, 26, 27, 28 इसमें अच्छा लगता है ना? तो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर तो वही है, मतलब 25 से लेके 30 तक। लेकिन अगर हम लोग सर्दी भी झेलना पड़ता है, गर्मी भी झेलना पड़ता है, तो वो हमारा फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ ना। हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, गर्मी आता है कई बार 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है, बट हम लोग कंफर्टेबल उसमें फील करते हैं? नहीं करते हैं? नो मैम। नहीं करते हैं। इसी तरह अगर कोल्ड में चले जाते हैं हम लोग, कई बार टेम्परेचर जो है वो नीचे 15 और 8 चला जाता है, 10 चला जाता है, 7 चला जाता है, उस टेम्परेचर पे भी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें कि हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। बट अगर हमारा ऑप्टिमम जिसमें कि हम लोग बड़े हंसी खुशी रह सकते हैं, दैट टेम्परेचर इज ओनली 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? तो वही बात है, थर्मोड्यूरिक मींस हो गया कि बेचारे को 63 डिग्री सेंटीग्रेड ने टेम्परेचर दिया तो वो सरवाइव तो कर जाएगा, मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। लेकिन उसमें अपनी एक्टिविटी अगर मैक्सिमम बढ़ानी हो तो उसके लिए उसको टेम्परेचर चाहिए 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? सेम साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है भाई, कोल्ड में रह रहा है, लेकिन साइकोट्रोपिक क्या है? वो रह तो जाएगा छोटे से टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे, बट उसको करने के लिए तुम्हें अगर उसको मल्टीप्लाई करना है तो अगेन उसको मेसोफिलिक करना है। अब बोलो, और कोई और कुछ पूछ रहा था? यस मैम, अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई बैक्टीरिया है मैम, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे मैम? वो थर्मोफिलिक है या थर्मोड्यूरिक है? क्या बोले? मैम अगर 60 या 65 डिग्री सेल्सियस पे कोई बैक्टीरिया है मैम, तो हम कैसे पता करें मैम वो थर्मोफिलिक है या थर्मोड्यूरिक है? आप कैसे पता करेंगे कि वो थर्मोफिलिक है या थर्मोड्यूरिक है? ठीक है, देखो इसका ये है कि अगर कोई किसी चीज को तुम गर्म करते हो, है ना, तुमने मिल्क को पास्चुराइज कर दिया, ठीक है, उस पास्चुराइजेशन कंडीशन पे जितने भी तुम्हारे मेजोफिलिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मर जाएंगे, बचेगा कौन? थर्मोफिलिक, है ना, थर्मोफिलिक बचेगा। अब वो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो मतलब कि उस कंडीशन उतने हाई टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करेगा, उसी टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करेगा ना। लेकिन जो तुम्हारा थर्मोड्यूरिक, अगर उसका तुम सैंपल लेते हो उस टेम्परेचर उसने मतलब कि एकदम बिल्कुल पास्चराइज मिल्क का उसका सैंपल लेके और तुमने उसको प्लेट पे ग्रो करा के और उसको तुम बीओडी में डाल दो, ठीक है, बीओडी में तुम सेट कर दो टेम्परेचर 65 इतना कर दो, ठीक है, और 2 प्लेट लगाओ। तुमको एक में करना है कि वेदर थर्मोड्यूरिक है या थर्मोफिलिक है। तुमने प्लेट निकाला, प्लेट में उसकी उस मिल्क से सैंपल लिया, सैंपल लेके तुमने उसको प्लेट कर दिया, ठीक है। अब तुमने जो बीओडी का टेम्परेचर रखा हुआ है वो तुमने 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है,
ठीक है। Yes, sir. अगर 1 से 2 मतलब कि अगर तुम्हारा प्लेट भर जाता है 24 घंटे के अंदर, तो दैट मीन्स वो तुम्हारा एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। Yes. अगर तुम्हारा प्लेट नहीं भरता है, इक्का दुक्का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हें नजर आता है, तो समझो कि वो थर्मोड्यूरिक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो जन्म लेगा, अपीयर होगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, और थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये सुभाष राज पहले भी था क्या? जब क्लास खत्म होता रहता है तो ये लोग अटेंडेंस के लिए बस आ जाते हैं, तो ऐसे को तो हम नहीं एंटर मारने देंगे। जो जैसे इशू का बार बार नेट खराब हो जा रहा है तो बेचारा एग्जिस्ट कर जा रहा है, तो उससे तो हम समझते हैं, बट ये लोग मतलब सारे 11 का क्लास का हम नोटिस दे चुके हैं, और ये लोग हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन था द वायरस जो है इफेक्ट बैक्टीरिया, क्वेश्चन था द वायरस दैट इफेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली। ये तो तुमको पूछना ही नहीं चाहिए इशू, ये तो तुम्हें पे डाउट हो रहा है। बैक्टीरिया द वायरस विच अटैक बैक्टीरिया इज नोन एज, ये तो तुम पहले के कई क्लास में पढ़ चुके हो। ये इसका आंसर हम नहीं देंगे, तुम खुद बताओगे। ठीक है, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हो, और फर्स्ट सेमेस्टर से तुम आ गए हो सेकंड सेमेस्टर में, राइट? जिसमें कि तुम्हारा वायरस का एक कंप्लीट चैप्टर था, उसका पूरा मेटाबॉलिज्म था, तुम्हारे पास पीपीटी है, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, तुम कर क्या रहे थे? नो, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग पूछा नहीं करो, इतना सिंपल क्वेश्चन खुद भी दिमाग लगाया करो और पढ़ा करो। बिना पढ़े तुम लोग फालतू फालतू क्वेश्चन, इसका आंसर तुम खुद दोगे। ठीक है, वायरस के चैप्टर में जाना, और हमको तुम नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब दोगे, राइट? ठीक मैम। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करो। ये पीपीटी हम शेयर कर दे रहे तुम लोगों को। थैंक यू मैम।